नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आज 5 की बात में बात करेंगे आम लोगों की, जो कि गाजा पट्टी में है, जो फिलिस्तीन में है और जो इजराइल में भी हैं और जो इस जंग के बीच में पिसे जा रहे हैं। खास करके गाजा, जहां पर इजराइल ने अब पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। तो उसके बाद ये सवाल है कि क्या गाजा में इजरायली जवाबी कार्रवाई के बाद अब कोई भी जगह सुरक्षित बची है? आसमान से इजरायली फाइटर जेट बरस रहे हैं। इजराइल के टैंक और सैनिक गाजा की सीमा पर अंदर घुसने के लिए तैनात हैं। हमास के हमले का बदला लिया जा रहा है। गाजा को इजरायली फोर्सेस ने पूरी तरह से घेर लिया है। अब जमीनी कार्रवाई भी शुरू होगी। इस बीच घायलों से अस्पताल भरते जा रहे हैं। हर तरफ एक अफरा तफरी है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सभी इसमें पिस रहे हैं। अब कहीं किसी में कोई फर्क नहीं किया जा रहा, वो सैनिक हो या सैनिक ना हो। अब अस्पतालों में संख्या घायलों की बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। बिजली पानी नहीं है। गाजा की बिजली, पानी, खाना, इन सबको इजराइल ने अब बंद कर दिया है। रेड क्रॉस ने अपील की है कि ईंधन लाने की अनुमति दी जाए ताकि घायलों के सैलाब से भरे अस्पताल शमशान में न बदल जाएं। लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि जवाबी कार्रवाई में कोई राहत नहीं मिलेगी जब तक कि हमास बंधकों को नहीं छोड़ेगा। अब आम लोग, यहां तक कि बच्चे भी इसमें मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। अस्पतालों में सुविधाओं की किल्लत है, बिजली बंद है। सबसे बड़े पावर प्लांट, गाजा में जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, उसको इस हमले में तबाह कर दिया गया है। पानी की भारी किल्लत है। गाजा के लिए यूएन ने राशन का सामान भेजा है। दफ्तर, जो दूरसंचार कंपनियों के दफ्तर हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इन सब को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है गाजा पट्टी का, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, गाजा पट्टी के इस इलाके का जो क्षेत्रफल है वो दिल्ली का 1/4 है, लेकिन जो आबादी है वहां पे वो 2.3 मिलियन है। और अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो गाजा शहर है वो हमलों में तबाह हो रहा है। ड्रोन से भी हो रहे हैं हमले, जिससे जो इमारतें हैं वो मलबे में बदल चुकी हैं। रह रह कर गाजा शहर धमाकों से हिल उठता है, लेकिन इस घेराव से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एजेंसियों की खबरों के मुताबिक गाजा में एक इलाका है रिमाल का, जो यहाँ का सबसे अमीर इलाका है और यहाँ पर अक्सर शांति रहती है। अब ये भी इजरायली हमले के निशाने पर है। एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं जो गाजा को रह रह कर हिला रहे हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 1200 है और घायलों की संख्या अब तक 5600 बताई गई है, जिसमें से 1/3 गैर सैनिक थे। गाजा पट्टी में इजराइल ने बिजली पानी तो बंद कर ही रखा है। अस्पतालों, स्कूलों और राहत शिविरों पर भी हमले हो रहे हैं। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा शंकर और कादम्बिनी इस इलाके में पहुंचने वाले सबसे पहले रिपोर्टर्स हैं और एनडीटीवी की टीम लगातार इस वॉर जोन से आपके सामने तमाम रिपोर्ट्स लेकर आ रही है। उमा टेल अवीव से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उमा, इस समय की स्थिति वहां पर, जवाबी कार्रवाई में काफी ज्यादा गाजा में आम लोगों के नुकसान की भी खबर आ रही है, पर इधर खबर यह भी है कि यहाँ पे हवाई अड्डे तक पर भी हमला हुआ है हमास की तरफ से। तो आपके पास क्या अपडेट है सिचुएशन को लेकर? जी देखिए, अब तक 300 से ज्यादा हवाई हमले जो है इजरायल की तरफ से किया जा चुका है और कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। लेकिन वहीं गजा की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह भी है कि जो हमले हुए हैं उसमें आम नागरिक भी बहुत हद तक उसकी जद में आ रहे हैं। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, बहुमंजिली इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, मॉस्क को वहां पे निशाना बनाया गया है और यहां तक कि यूएन की तरफ से जो चलाए जा रहे स्कूल हैं, ये भी खबर है कि कुछ ऐसे स्कूलों
तक भी जो हमला है वो पहुंचा है। खासतौर पे इन स्कूलों की अहमियत इस बात को लेकर ज्यादा है क्योंकि 2,60,000 लोग जो अभी तक विस्थापित हुए हैं इन हमलों के चलते, वो उनमें से ज्यादातर जो हैं वो इन स्कूल्स में आकर पनाह ले रहे हैं, क्योंकि कहीं और दूसरी अगर वो पनाह लेते हैं तो वो भी वहां पे भी खतरा बरकरार है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की दलील ये रही है कि जो हमास के जो आतंकी हैं वो जानबूझकर ऐसे सघन इलाकों में और घनी आबादी के बीच जो है वो अपना ठिकाना बनाते हैं ताकि हमले की सूरत में वो कह सकें कि देखिए आम जो शहरी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी फिलिस्तीनी वहां से निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं। हालांकि जो मिस्र के नियंत्रण वाला क्रॉसिंग पॉइंट है 2 दिनों के बाद ही उसको बंद कर दिया गया। एक जानकारी ये भी आई कि हर दिन सिर्फ 400 जो फिलिस्तीनी हैं उनको वहां से निकलने की इजाजत दी गई। और अब ये जानकारी आ रही है कि मिस्र की तरफ से भी अपनी चिंताएं हैं, वो नहीं चाहते कि वहां से जो क्रॉसिंग हो वो हो। तो अब जो लाखों की तादाद में जो 23 से 25 लाख की आबादी बताई जा रही है, उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत ही मुश्किल जीवन में वहां पे हैं। वहां पे उनको बिजली पानी कुछ नहीं मिल रहा। जो एकमात्र पावर स्टेशन है वो फ्यूल की कमी के चलते बंद होने की कगार पर है या बंद हो गया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी जो है वो वहां पर निकलकर सामने आई है। जो यूनिसेफ है उसकी तरफ से इस बात का आग्रह किया गया है कि एक मानवीय कॉरिडोर बनाया जाए ताकि जो जरूरतमंद वहां पे लोग हैं और जो आम जरूरत की चीजें हैं वो उस कॉरिडोर के जरिए पहुंचाया जाए। लेकिन इजराइल इस बात को लेकर तैयार नहीं, और जैसा कि वहां के बिजली मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये कहा है कि किस तरह का ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की जा रही है। अगर वो चाहते हैं तो पहले जो हॉस्टेज हैं उनको छोड़े और ह्यूमैनिटेरियन स्टेप के बदले ह्यूमैनिटेरियन स्टेप उठाए जाने की बात हो सकती है। तो इजराइल का सारा दबाव इस बात को लेकर है कि जो कि 97 की तादाद अभी कंफर्म हुई है हॉस्टेज की, उनको पहले छोड़ा जाए और तब किसी तरह की जो मदद है वो वहां पे पहुंचने देगा। लेकिन दुनिया के कई देशों ने इस बात को लेकर सवाल उठाया है। टर्की की तरफ से भी सवाल उठाया गया है कि क्या इतनी बड़ी आबादी को इस तरह से मूलभूत जरूरत की चीजों से दूर रखना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जितना बड़ा हमला इजराइल पे हुआ और 1200 के आसपास की तादाद है उनके नागरिकों की जो मौत हुई है, जो तादाद अब तक आई है, तो ऐसे में इजराइल बहुत गुस्से में है और वो हर तरह से गजा पट्टी को घेरने की बात कर रहा है। और जो दक्षिणी इलाका है उन दक्षिणी इलाकों में जो भारी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेज की वो किया जा रहा है और एक ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर गजा पट्टी पूरी तरह से इजराइल के घेरेबंदी में है और वहां आम लोगों को एक बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ रही है, जिसके लिए जिम्मेदार जो इजराइल है वो हमास को ठहरा रहा है कि उसने इतना बड़ा हमला किया और इस वजह से इजराइल को इस तरह के हमले करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये देखने की बात है कि क्या मानवीय कोई मदद जो है दुनिया के देश कोशिश करके इन गजा पट्टी में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। नगमा जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका उमा हमें ये जानकारी देने के लिए। जैसा आप टेल अवीव में हैं, आप बता रहे हैं कि वहां पे ग्राउंड फोर्सेस भी अब तैनात हैं और ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो भी शुरू हो सकता है। इस बीच गाजा पट्टी के जो लोग हैं वो एक बड़ी मुसीबत में है और देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज और दुनिया के बड़े देश यहां पर फंसे हुए आम लोगों को निकालने में किस तरह की कार्रवाई की शुरुआत करेंगे या कर सकते हैं। फिलिस्तीन के मुताबिक जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया गया है। इजराइल ने कहा कि निशाने पर हमास का कमांडर था, लेकिन हमले में कैंप के साथ मौजूद मार्केट और मोहल्लों में आम नागरिक मारे गए। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। Right now, this and it's completely gone now. الولد اختفى بايديا معنا الولاد وين؟ इस महिला की चीखें दिल दहला देने वाली। इनका 4 साल का बेटा इजराइल के हवाई हमले में मारा गया। इजराइल के हवाई हमलों के बाद गाजा के कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए। हर हवाई हमले के बाद मलबे से आम नागरिकों के शव निकल रहे हैं।
इजराइल के हवाई हमलों में सबसे ज्यादा कहर नन्हे बच्चों पर बरपा है। कोई अपने बच्चे का शव छाती से लगाकर रो रहा है तो कोई डॉक्टर से गुहार कर रहा है कि किसी तरह उसके बच्चे को लौटा लाए। हर इमारत के मलबे से नवजात बच्चों के शव निकल रहे हैं। ये तस्वीरें बुधवार दोपहर की हैं। गाजा के रिहायशी इलाकों में इजराइल ने बम गिराया है और एक पिता अपने घायल बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहा है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में भी सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। रोती हुई मां सवाल पूछ रही है कि उसका 3 साल का बेटा हमास में नहीं था तो इजराइल ने उसके बेटे की हत्या क्यों की। ये तस्वीरें गाजा के अल रिमाल शहर की हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो गया है। इस बिल्डिंग में एक घर 60 साल के रियाज शाबान का भी था। रियाज शाबान बता रहे हैं कि कल रात 2 बजे उन्हें और यहां रहने वाले लोगों को तुरंत मकान खाली करने के लिए कहा गया और वो जब सुबह लौटे हैं तो सिर्फ उन्हें अपने घर की धूल ही मिली। تفاجأنا امبارح انه الاحتلال اتصل على بعض الجيران على 2 3 اخلوا المنطقه، اخذناها على اساس نرجع اليوم يعني نتفرج نشوف ايش في، برندة واقعه، شباك طاير، باب مخلوع. اتفاجأنا زلزال، اتفاجأنا بحجم دمار مهول। इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा में रहने वाले आम लोग शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए जा रहे हैं, पर शरणार्थी कैंपों में भी ये लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इजराइल ने बुधवार सुबह अचानक से जुबाली शरणार्थी कैंप में बमबारी कर दी जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग शरण लिए हुए थे। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक जुबाली कैंप में हुई इजरायली बमबारी में अब तक 155 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इन तस्वीरों को लफ्ज देने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल शरणार्थी कैंपों को क्यों निशाना बना रहा है जहां निर्दोष लोग अपने घरों के राख बन जाने के बाद शरण लिए हुए हैं। I have sent you a video about the massacre in Jabalia camp. And there is very, very heavy airstrike and bombing in Gaza City. Lots of casualties. The number up to now is 155 people. With the end of the day, we don't know exactly how much the number will be. इजराइल के हमले में गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों की भी मौत हो रही है। शनिवार से लेकर अब तक इजरायली बमबारी में 6 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये 2 पत्रकारों मोहम्मद शुभ और सईद अल तवील का जनाजा है जिनकी मौत इजराइल द्वारा गिराए हुए बमों से हुई। फिलिस्तीन प्रशासन के मुताबिक इजराइल ने गाजा के अल करामा इलाके में सफेद फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरह बैन है। सफेद फास्फोरस हवा से सारी ऑक्सीजन सोखकर हड्डियों को गला देता है। फिलिस्तीनी सरकार के मुताबिक अब तक इजरायली हवाई हमले में 22,639 रिहायशी इलाके, 10 अस्पताल और 48 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ये तस्वीर हदी, शाम और अली की है जिनकी मौत उनकी पत्रकार मां के साथ इजरायली हवाई हमले में हो गई। ये ड्रोन फुटेज दिखाता है कि कैसे इजरायली बम गिरने के बाद एक रिहायशी इमारत जमींदोज हो जाती है। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं गाजा से जो दिखा रही हैं कि इस युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। ये तस्वीर एक नर्स की है जो अस्पताल में लोगों की जान बचा रही थी। तभी उसको खबर मिली कि उसके पति की इजरायली बमबारी में मौत हो गई।
फिलिस्तीन ने ताजा बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मदद मांगी है और कहा है कि इजराइल ने गाजा में पानी और बिजली लाइन बंद करके युद्ध अपराध किया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें बेवजह मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह खूनी संघर्ष कब रुकेगा, क्योंकि अब तक किसी बड़े देश ने पहल नहीं की है कि वो इजराइल और हमास के बीच बात करके शांति स्थापित करा दे। और जाहिर सी बात है कि इजराइल ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली है तो कीमत गाजा में फिलिस्तीनियों को ज़्यादा चुकानी होगी। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीनी हैं, जो आम फिलिस्तीनी हैं, उनके सामने इस समय एक बहुत बड़ा संकट है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। बिजली, पानी, खाना, ये सब वहां खत्म हो रहा है। इधर भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पहला विमान आज शाम इजरायल पहुंचेगा और ये विमान कल सुबह भारतीयों को लेकर आएगा। उन्होंने बताया कि इजरायल में करीब 18,000 भारतीय हैं जिनसे भारतीय विदेश मंत्रालय संपर्क में है। As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up the Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We expect, I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping can fill it up, but depending, look, this number is broad. हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जो ज़रूरत पड़ेगा हम वो यूज़ करेंगे। अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा, हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है। तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूँगा। यहाँ पे गाजा में लगभग 3,40,000 लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और वो सब यूनाइटेड नेशंस के जो शेल्टर्स हैं, जो राहत कैंप हैं, वहाँ पर जुटे हुए हैं। इस बीच इजराइल के साथ भाईचारे का संदेश देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि हमास के हमले में मरने वाले अमेरिकियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया है कि इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम यहां हैं और यहां से कहीं नहीं जा रहे। दोनों नेताओं की बैठक में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिका में इजराइल के राजदूत भी मौजूद रहे। We're determined to make sure that Israel gets everything it needs to defend itself, to provide for the security of its people. Already, significant military assistance requested by Israel is on the way. We will be reaffirming the very strong message that President Biden has delivered to any country or any party that might try to take advantage of this situation. And that message is don't. The President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region. We lost 22 Americans. तो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है इस इलाके में तैनात कर दिया गया है और एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति बाइडेन के संदेश को दोहराया है कि कोई भी देश जो इस क्षेत्र में अब दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसके सामने मुस्तैदी से डटा रहेगा। इजराइल के दौरे पर गए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली भी रॉकेट हमले में बाल बाल बचे। ये फुटेज आप देखिए, जब वो जा रहे थे जेम्स क्लेवरली दक्षिणी इजराइल के ओफकिम पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पर रॉकेट हमले का सायरन बजा, जिसके बाद वो पास के एक बिल्डिंग में जान बचाकर भागते हुए नजर आए। ये हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली। और इस बीच ब्रिटिश सरकार ने अपने दूतावास के स्टाफ को हिदायत दी है कि एहतियात के तौर पर डिप्लोमैट्स के परिवारों को देश छोड़ने के लिए कहा जाए। हालांकि ब्रिटिश डिप्लोमैट्स ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कुछ समय के लिए डिपेंडेंट्स की संख्या को वहां पर कम किया जा रहा है। टेल अवीव के दूतावास और जेरूसलम के कॉन्सुलेट, इन दोनों में ही डिपेंडेंट्स की संख्या को कम किया जा रहा है, यानी कि जो डिप्लोमैट्स हैं उनके परिवार वालों की संख्या। हालांकि यह भी कहा गया है कि दूतावास और कॉन्सुलेट के स्टाफ की जो संख्या है वो बनी रहेगी।
गाजा में जो इस वक्त हो रहा है और जो संदेश वहां पर अमेरिका दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी वहां पर धीरे धीरे सामने आ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत प्रभु दयाल मौजूद हैं। अमेरिका ने एक सख्ती से संदेश तो दे दिया है कि कोई भी देश वहां पर अगर दखल अंदाजी करेगा तो अमेरिका यहां मौजूद है। अमेरिका के तमाम जो कैरियर्स हैं वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल को हर संभव मदद दी जा रही है, लेकिन इस बीच गाजा का जो सीज है, एम्बेसडर प्रभु दयाल, वहां पर इस समय एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी भी है। तो थोड़ा आप गाजा के इस इलाके के बारे में अगर हमें जानकारी दे पाएं कि ये एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली से करीब 1/4 है साइज में, आबादी वहां पर घनी है और इस समय वहां पर न खाना है, न पानी है, न बिजली है। अस्पतालों की जो खबरें वहां से अभी तक आ रही हैं, एस्केप का कोई रास्ता नहीं है। तो लोगों के सामने इस समय एक सवाल है कि जाए तो कहां जाएं जो आम लोग हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज और बड़े देशों का रोल क्या होगा अभी? नगमा जी, गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की जिंदगी तो नरक से भी बदतर हो गई है, लेकिन हमास को हमला करने से पहले इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि इजराइल की ताकत हमास से कहीं ज्यादा है। और जब हमास ने वो हमला किया जिसमें तमाम इजरायली सिविलियंस मारे गए और उसने 150 के करीब बंदी बनाकर इजरायलियों को ले गया गाजा पट्टी में, तब हमास को यह समझना चाहिए था कि क्या इजराइल चुप बैठेगा? नहीं, ये तो शुरू से ही साफ जाहिर था कि इजराइल बड़ी तगड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। अब इस वक्त इजराइल के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला तो जैसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ये प्लेज लिया, प्रण लिया है कि वो हमास को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। दूसरा कि वो जो इजरायली सिविलियंस को बंदी बनाकर हमास ले गए हैं उनको वो छुड़वाएंगे। अब देखिए, ये छुड़वाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गाजा पट्टी में बड़ी टनल्स बनी है, सुरंगें हैं, तमाम बिल्डिंग में कहां छुपा के रखा है। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जा रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस से और लड़ाई बढ़ेगी और जो वहां के जो आम नागरिक हैं उनकी जिंदगी और खराब होती जाएगी। इजरायली सरकार इस बात में बिल्कुल नहीं फिक्र करती कि वो गाजा में फलस्तीन लोगों की जिंदगी पे क्या असर हो रहा है। वो तो सिर्फ जी बदला मैं लेने पूछना की चाह रही हूँ कि उसकी इजरायली सरकार इस बात की फिक्र नहीं करेगी, लेकिन जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, जैसे रेड क्रॉस की तरफ से अपील की गई है कि खाना वहां तक पहुंचाने दें। ऐसे सिचुएशन में अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि वहां पर यह मुमकिन हो पाएगा? जो वहां पर स्थिति बनी हुई है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिख रही है, बल्कि जो शेल्टर्स हैं यूएन डेजिग्नेटेड, वहां पे भी हमले हुए हैं और ये इजराइल ने कहा है कि जब तक हॉस्टेजेस हमारे नहीं छोड़े जाएंगे तब तक आप तैयार रहें कि ये हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। तो क्या आप देखते हैं कि ये बिजली, पानी, खाना, ये जो संकट, अस्पतालों में बिजली नहीं है, पावर, ईंधन खत्म हो चुका है क्योंकि पावर प्लांट वहां पे उसमें फ्यूल नहीं है, इसको रिजॉल्व होते हम देखेंगे? सीज है पूरा गाजा का, पर कुछ इमरजेंसी मेजर्स के तौर में क्या आपका अंदाजा है? कुछ यहाँ पर राहत मिल सकेगी? नगमा जी कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इस वक्त राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इजरायली फोर्सेस वहां तक सहायता नहीं पहुंचने देंगी, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए हल निकालना नामुमकिन नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, इजिप्ट, इनका बहुत हमास पे जोर लगाया जा सकता है इन देशों के जरिए से, और जो बंदी पकड़े हुए हैं हमास ने उनको रिहा कराया जा सकता है। तो पहली स्टेप तो ये होनी चाहिए कि किस तरह से उन बंदियों को छुड़ाया जाए, फिर इजराइल को समझाया जा सकता है कि ये लड़ाई बंद करो, आक्रमण बंद करो। जी, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, इनका एक रोल हो सकता है यहाँ पे हमास पे दबाव बनाने में और समझाने के लिए। एक इस वक्त खबर आ रही है कि दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया है। एक बड़ी खबर है
क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से यह कहा जाता रहा कि दूसरे मुल्क इसमें इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो यहां पर स्थिति और गंभीर होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय सीरिया में, हमने ये सुना पहले भी कि लेबनान में भी चूंकि हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो रहा था, तो वहां पे भी कुछ अटैक हुए हैं, इजरायली जो जेट्स हैं वहां पे भी गिरे हैं। और इस वक्त खबर आ रही है कि दमिश्क एयरपोर्ट यानी दमास्कस एयरपोर्ट जो है वहां पर भी इजराइल का हमला हुआ है। और ये दिखा रहा है कि इस युद्ध का दायरा जो है वो फैल सकता है, क्योंकि अगर इसमें दूसरे देश इन्वॉल्व हो जाते हैं, अभी ये हमास और इजराइल के बीच में युद्ध जारी है। अमेरिका ने भी बार बार ये बात कही है कि उसके यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर सब तरफ तैनात हैं मेडिटेरेनियन में, ताकि वहां पर आसपास के जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, ये जो मुल्क हैं वहां पर इस रीजन के इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल ना हो, ताकि इस क्षेत्र में ये हंगामा, ये युद्ध और ज्यादा फैले नहीं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि भूमध्य सागर से ये मिसाइल दागी गई है। मेडिटेरेनियन में ही अलग अलग पोजीशन पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड, इस तरह के कैरियर तैनात हैं। और अमेरिका ने इसलिए तैनात किया है ताकि यहां पर दूसरे देश हमला ना करें इजराइल पर। लेकिन इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी गई है भूमध्य सागर से, और ये दमास्कस एयरपोर्ट पर इस समय हमला हुआ है। ये एक बड़ी खबर है और इस युद्ध के दायरे को और बढ़ाती है। प्रभु दयाल जी, अब आप देखें कि अगर दमास्कस एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला होता है या रॉकेट गिरता है, क्या असर इसका हो रहा है, ये हम बात कर रहे हैं। अब ये युद्ध जो है वो आसपास के इलाकों में इसका नुकसान फैल रहा है। लेबनान में भी कुछ जगहों पर देखा कि इस तरह के हमले हुए। नगमा जी, इस युद्ध को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फैला तो इससे जो नुकसान हो रहा है ना सिर्फ उस रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को, वो कहीं ज्यादा बढ़ेगा। अब मेरी उम्मीद है अभी दमिश्क एयरपोर्ट पर इजरायली हमले का क्या कैसे एनालाइज करेंगे आप कि अभी सीरिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा? देखिए, सीरिया की तो हालत बहुत खस्ता है। सीरिया सिविल वॉर से जूझ रहा है, तो सीरिया में ऐसी क्षमता नहीं है कि कोई मेजर थ्रेट पोज करे इजराइल को। लेकिन फिर भी एहतियातन इजराइल ने सीरिया पे स्ट्राइक किया है कि वहां से जो कुछ फोर्सेस हैं, हिजबुल्लाह के भी वहां सुनते हैं कि कुछ सैनिक हैं लेबनान में, तो वहां पहले ही इजराइल ने अपनी बमबारी शुरू की ताकि उनको चुप करा जा सके। अब तो मेरी उम्मीद है पूरे रीजन को सिक्योर कर रहा है, इन हमलों से चेतावनी दे रहा है। जी नगमा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है फ्राइडे को, वो इस बात पे तवज्जो देगी कि किस तरह से कदम उठाए जाएं कि ये युद्ध फैले ना, और इसे बस अब जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। जो देश हमास को समझा सकते हैं कि बंदियों को रिहा करें, वो फौरन ये कार्रवाई करें। पहला स्टेप हो कि वो रिहा किए जाएं, फिर इजराइल को समझाएं कि भाई ये बंदी रिहा हो गए, तुमने इतने लोग मार दिए, अब खत्म करो। तो बहुत जरूरी है अभी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और पूरी यूनाइटेड नेशंस एकजुट होकर इस पे काम करे, नहीं तो देखिए नतीजे बद से बदतर। तो इसमें रोल मीडिएशन का अगर अरब देशों का है, जैसे सऊदी अरब की बात आपने की, कतर की बात की आपने, मिस्र की बात की, इजिप्ट की, तो अभी इजराइल के साथ मध्यस्थता में या इजराइल को रोकने में अमेरिका का रोल, एंटनी ब्लिंकन वहां मौजूद हैं, वहां पर गए हुए हैं। उन्होंने जाते ही संदेश दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि कोई भी देश इजराइल पर हमला ना करे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात हैं। तो अमेरिका का रुख इस समय क्या दिख रहा है? मीडिएशन का दिख रहा है, इजराइल के साथ मजबूती से खड़े, बात सच है, पर यह युद्ध का दायरा ना फैले इसके लिए क्या कोई पहल? कल मीटिंग है यूएन की, पर अमेरिका की इस समय क्या आपको स्थिति या क्या लगता है कि रुख है? अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका में जूइश लॉबी बहुत पावरफुल है, पैसे भी बहुत हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है। तो अमेरिका बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा और पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेगा। अब दूसरे देश इस युद्ध के दायरे को समेटना चाहेगा या चाह रहा है? अमेरिका अभी नहीं कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका खुद
जो हमास ने हमला किया है उससे नाराज हैं। और मेरे विचार में अमेरिका को कोई खास फिक्र नहीं है अगर फलस्तीनी मारे जा रहे हैं जवाबी कार्रवाई में। जी बिल्कुल। अब ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, उसके बारे में बता दूं कि ये गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं कि जो पूरा गाजा शहर है वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं। ये उसके आसपास जो समंदर है, भूमध्य सागर, उन इलाकों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ धुएं का गुबार है, बमबारी है। इजराइल में जो हमला हुआ है वहां पर उसके बाद जवाबी कार्रवाई हो रही है। इजराइल में बड़ी तादाद में आम लोग मारे गए। इधर अब हमास पर जवाबी कार्रवाई में आम फिलिस्तीनी जो गाजा में रह रहे हैं उनकी भी मौतें हुई हैं। अभी हम बता रहे थे आपको कि इजराइल का सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। हमारे साथ पूर्व राजदूत प्रभु दयाल मौजूद है, जिनका यह मानना है कि एक तरह से इजराइल की तरफ से यह संदेश है, चेतावनी है कि कहीं से कोई कार्रवाई किसी दूसरे देश से, सीरिया हो चाहे लेबनान हो, वो इजराइल के खिलाफ ना हो। हालांकि सीरिया पहले से ही एक गृह युद्ध से जूझ रहा है लंबे समय से और इस समय खस्ता हाल है। लेकिन दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला हुआ है, बल्कि 2 एयरपोर्ट पर सीरिया के इजराइल ने हमला किया है। तो ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रभु दयाल, एक सवाल और आपसे, जो गाजा के लोग फंसे हुए हैं, गाजा की स्थिति अभी ये है कि ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है और ना निकलने का रास्ता है। तो वहां से एग्जिट रूट जो है वो इजिप्ट के जरिए होता है। अब इजिप्ट भी परेशान है कि वो वहां से इतने लोग आएंगे, तो इस समय एक एस्केप रूट क्या कुछ वहां से दिखता है? क्या सॉल्यूशंस दिखते हैं वहां? देखिए, इजिप्ट ने तो ये गाजा से जो रास्ता मिस्र में आता है उसको बहुत पहले से बंद करके रखा है और कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि इजिप्ट इस रास्ते को खोलेगा, क्योंकि वो इजराइल से झड़प नहीं लेना चाहता है। बिकॉज अगर वो खोलेगा तो बहुत से जो फलस्तीनी इजिप्ट में आ जाएंगे, वही एक परेशानी हो जाएगी इतनी ज्यादा रेफ्यूजीज की। और इसके अलावा इजराइल जो है वो ये सोचेगा कि मिस्र क्या कर रहा है, क्यों इस तरह का कार्रवाई कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो मिस्र है वो उस रास्ते को खोलेगा। एक ही सिर्फ तरीका है कि दुनिया की जो शक्ति हैं, बड़ी शक्ति हैं, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू एक्ट करके कोशिश करें कि वो बंदी रिहा कराए जाएं और इजराइल जो है वो पूरा आक्रमण रोके। नहीं तो जो इजराइल कर रहा है वो रुकेगा नहीं और ले दे के जो फलस्तीनी हैं उनकी जिंदगी और भी बदतर होती जाएगी। जी, एक बार दोहरा दूं फिर कि सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला हुआ है इस समय। तो इजराइल ने अब सीरिया पर भी हमला किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। ये युद्ध जो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ उसका दायरा कुछ और बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान के विदेश मंत्री रास्ते से लौटे, ये बताया जा रहा है। ईरान का इसके ऊपर अब क्या रुख होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण है। ईरान ने OIC की बैठक भी बुलाई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क में उतरने को थे। ये एक और अहम इसमें एंगल जुड़ जाता है कि ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क पहुंच रहे थे और दमिश्क के एयरपोर्ट पर हमला होता है। जिस दिन से यहां पे इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ, तब से ये भी बार बार बात आ रही थी कि क्या इसमें ईरान का कोई हाथ हो सकता है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ईरान को भी खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन हिजबुल्लाह को जो लेबनान में है और हमास को ईरान का समर्थन मिलता रहा है, कम से कम आर्थिक तौर पे, तो इसलिए ईरान का जिक्र इसमें बार बार आता रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे अरब देश हो, अरब लीग, इन सब की भी एक बैठक हुई है। इस पे अब सीरिया पे दमिश्क में जो हमला होता है उसका क्या मतलब है, इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क में उतरने वाले थे। वो सीरिया के दमास्कस पहुंच रहे थे और वहां पर एयरपोर्ट पर इस समय इजरायली हमला हुआ है। तुम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर के साथ बने रहेंगे।
आज की बात में इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल के मिसाइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला किया है। इजराइल का सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला एक बड़ी खबर है इस इजराइल और हमास के युद्ध में, जहां पर आम लोग पिस रहे हैं, लेकिन साथ साथ बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि किसी न किसी तरह से इस युद्ध के दायरे को समेट कर रखना है कि ये इस क्षेत्र में और न फैले। लेकिन अब इजराइल का सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। सीरिया के एलेप्पो एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है और खबर ये आ रही है कि भूमध्य सागर से ये मिसाइलें चलाई गई हैं और इसलिए अब सीरिया की सारी उड़ानों को रोका गया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री वहां पर उसी समय उतरने वाले थे। एयरपोर्ट पे उनका विमान लैंड करने वाला था दमास्कस एयरपोर्ट पे, जिस समय ये हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। तो अब ये बड़ा सवाल है कि इस हमले का, ये जो मिसाइल चलाई गई है, क्या सिर्फ ये चेतावनी थी सीरिया को कि वो इस हमले में या इस युद्ध में शामिल ना हो, या फिर इसका कुछ और संदेश था, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री उसी समय दमास्कस में लैंड कर रहे थे जिस समय भूमध्य सागर से ये मिसाइलें चलाई गई हैं और इन मिसाइलों ने 2 एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया है। सीरिया के 2 एयरपोर्ट को, सीरिया के दमास्कस में ये हमला हुआ है, एयरपोर्ट पे एलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला हुआ है और एक और एयरपोर्ट पर। और उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इजराइल क्या इन हमलों को गाजा और हमास तक सीमित रखेगा या उससे आगे बढ़ रहा है।